हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में बैच एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को जारी रख चुके होंगे। दोस्तों ये काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है, हालांकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यूसली आपके क्लास रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करते जाऊँ। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर चैप्टर 1 आपका कंप्लीट है केमिस्ट्री का, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। और अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला सवाल का दिया गया है क्या, Mg+O2 MgO उपयुक्त समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आप जानते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में 4 प्रकार दिया गया है, इसके बारे में हम लोग तो समझते हैं। क्या यह एक संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहला सवाल जो है आपको पूछा गया है, एक समीकरण दिया गया है, उस समीकरण को देखकर वो बताना है कि इस समीकरण में कौन से अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहाँ बता दूँ, आपका आंसर जो है इसका ए नंबर इसका आंसर है। यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। अब संयोजन अभिक्रिया, संयोजन के बारे में थोड़ा इसका जान लेते हैं कि संयोजन होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया देख सकते हैं यहाँ पे उसकी छोटा सा परिभाषा दिया गया है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया है क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं, है ना, संयोग करते हैं। संयोग का मतलब भी होता है दोस्तों जुड़ना, एक साथ जुड़ जाना। तो जब दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, तो उन जो जुड़ने के बाद जो पदार्थ बनता है, एक एकल उत्पाद जो बनता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ बनाएगा, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि पहला वाला का जो आंसर हमारा होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया इसका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पे आते हैं। CaCO3 CaO प्लस Ca2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे एक एकल पदार्थ जो है ये टूटता है। ठीक है, ये टूट गया है, टूट के दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, चलिए जानते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह दोस्तों वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया का अगर आप परिभाषा की बात करें तो चलिए आइए उसकी परिभाषा भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे ये है लेड नाइट्रेट कहते हैं इसे। ठीक है, PbNO3 लेड नाइट्रेट जो है ना दोस्तों, ये टूट गया। देखिए टूट के पहले लेड ऑक्साइड बनाया, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, फिर ऑक्साइड ऑक्सीजन अलग हो गया। यानी कि एक एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ये सभी क्या है, उत्पाद है। तो हम उस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया जानते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ आपको ये जानना है दोस्तों कि वियोजन जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया का क्या है, विपरीत है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे। FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं इस समीकरण में जो रिएक्शन हो रहा है, जो अभिक्रिया हो रहा है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। तो जरा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे Fe था, अकेले सिंगल था, लेकिन जब राइट साइड पे आया यानी कि जब उत्पाद बनने गया तो Fe जो है ना SO4 के साथ मिल गया, और Cu जो है SO4 के साथ था लेकिन उसको अलग कर दिया गया, यानी कि विस्थापित कर दिया गया। तो विस्थापित जो वर्ड आया तो ये इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे आप जान सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया को, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसकी यौगिक से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व है कम अभिक्रियाशील को हटा देता है। ये आप सभी जानते हैं कि जो ताकतवर होते हैं वो कमजोर पे हमेशा हावी होता है। तो उसी तरह आप इसको समझ सकते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व है कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और खुद ही उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देख सकते हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे Zn जो है ना, यहाँ जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसके जगह ले लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। यानी कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हमारे क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन 4 पे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन हैं और काफ़ी टाइम लग जाएगा 20 क्वेश्चन करने में। NaSO4 एंड BaCl2 क्या बनता है, BaSO4 बनता है एंड 2LaCl। ये जो है आप यहाँ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे NaSO4 एक साथ है, लेकिन यहाँ से SO4 हट के लग आपका चल गया किसके पास, Ba के पास चल गया, और क्लोरीन हट के Na के पास आ गया। यहाँ पे दो अभिकारकों का अदला बदली हो रहा है। ठीक है, यानी कि दो पदार्थ आपस में अदला बदली कर रहे हैं, तो इसे हम द्विविस्थापन के नाम से जानते हैं। और अगर परिभाषा की बात करें, चलिए परिभाषा से बेहतर तरीके से समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का क्या होता है, अदला बदली होता है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट से सल्फेट अलग होके ये बेरियम के साथ लग गया, और क्लोरीन जो है बेरियम से अलग होकर सोडियम के साथ लग गया। यानी कि दो अभिकारकों का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, इसलिए हम इसे द्विविस्थापन करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया भी हो रहा है, लेकिन दो अभिकारक अदला बदली कर रहे हैं, इसलिए द्विविस्थापन का नाम दिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 है 2CuO2 2CO यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यह जो है आपका एक यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया का ऑप्शन दिया गया है, तो यह उपचयन अभिक्रिया है आपका। ठीक है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये समीकरण देख के लगेगा कि ये तो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का आंसर तब राइट होता है जब उपचयन का ऑप्शन नहीं दिया रहता। ये उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं कि उपचयन अभिक्रिया होता है क्या, चलिए इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, तभी हम उसे कहते हैं कि उसमें उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो थोड़ा एक नज़र यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे Cu था O2 था, क्या हो गया, ऑक्सीजन Cu के साथ मिल गया, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। इस प्रकार हम इसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल क्या है, इसमें आपको पूछा गया है CuO+H2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। CuO+H2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। क्या यह उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, वियोजन है या संयोजन है। देखिए ये तो संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा हमने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर तो एकल पदार्थ है भी नहीं। ठीक है, वियोजन में क्या होता है, कोई एक एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो ये वियोजन भी नहीं होगा। अब रहा उपचयन और अपचयन का समझने के बारे में। तो उपचयन का परिभाषा हमने 5 नंबर का सवाल में हमने ये देखा कि उपचयन क्या है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। अपचयन अभिक्रिया कैसे,
क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे Cu जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन अभिक्रिया के बाद Cu से ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन में जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन का इसमें कमी हुआ। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे आप अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा दी गई है। देखिए, अपचयन अभिक्रिया होता क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया या फिर जब रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस समीकरण में क्या हो रहा है, CuO से ऑक्सीजन हट जा रहा है और हाइड्रोजन के साथ मिल जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 को समझते हैं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेना किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है यह बताना है। क्या संयोजन है, वियोजन है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन श्वसन के रूप में हम लोग अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को प्रवेश करते हैं, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या, कि जिस वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे हमें क्या हो, ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को यहाँ पे हम समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सांस प्रश्वास में यानी कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होना यानी कि हमारा ऊर्जा का वृद्धि होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो चिप्स की थैली आप सब ने देखा होगा, आप सब चिप्स खाते भी होंगे, तो आप सब ने देखा होगा कि चिप्स का थैली जो है उस पैकेट में चिप्स की मात्रा कम रहता है। ठीक है, जबकि उसमें हवा ज़्यादा भरा रहता है। वो जो हवा है यानी कि वो जो गैस भरा रहता है, वो गैस कौन सा गैस होता है? तो वो गैस है आपका नाइट्रोजन। चिप्स के थैली में नाइट्रोजन का गैस भरा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है? तो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया जो जब एक साथ होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा भी यहाँ पे दिया है, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या? रेडॉक्स वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे CuO+H2 का एग्जाम्पल दिया गया। इसमें CuO से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ना इसमें हट जा रहा है, यानी कि Cu के साथ अपचयन अभिक्रिया होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो Cu के साथ हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी हाइड्रोजन के साथ जो है आपका उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों ही अभिक्रिया एक साथ हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 10 नंबर सवाल पे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, संक्षारित, यानी कि जंग लगना को ही संक्षारित कहा जाता है। तो जब भी कोई धातु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगने लगता है, उस जंग लगने को कहा जाता है संक्षारण दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग किस रंग का हो जाता है? जब भी हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं या डुबाया जाता है तो विलयन का जो रंग है वो हल्का सा हरा हो जाता है। ठीक है, हल्का सा क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सवाल है, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ बनता है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उस पदार्थ को उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आप उत्पाद की परिभाषा भी समझ सकते हैं कि उत्पाद है क्या,
कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन 13 पे आते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अभिकारक कहा जाता है। और अभिकारक का अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे CA+O2 लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे बनेगा CaO। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 देंगे और यहाँ पर भी 2 दे देंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे एरो का निशान दिया, एरो के लेफ्ट साइड पे जो भी पदार्थ रहते हैं, जो भी तत्व यहाँ पे लिखा जाता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और इस एरो के राइट साइड पे जो भी बनता है, जो भी यौगिक जो भी पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वह अभिक्रिया का नाम उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है, यानी ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो उसे हम अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे एक नया शब्द आया आपका अवकरण। ठीक है, यहाँ पे अपचन उपचन नहीं लिखा हुआ है, अवकरण लिखा गया, तो अवकरण इसका आंसर होगा। अवकरण की जो परिभाषा है वो अपचन के परिभाषा के एक परिभाषा संबंधित है, उसी की तरह है। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अवकरण का परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया या फिर वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का विस्थापन होता है अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन विस्थापित होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी सेम वही होगा। अगर हम CaO और H2 का एग्जाम्पल लेते हैं +H2, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा Ca बनेगा प्लस बनेगा आपका H2O। तो इस अभिक्रिया को हम यानी कि CaO से जो ऑक्सीजन हट जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि Ca के साथ जो है ना अवकरण अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन विस्थापित होकर हाइड्रोजन के साथ मिल जा रहा है। तो अवकरण अभिक्रिया अपचन अभिक्रिया के सापेक्ष यानी कि संबंधित है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक वर्ड आता है, एक शब्द है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये जो शब्द है ये उपचयन के साथ संबंधित है। इसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। क्वेश्चन 15 में आपको ऑक्सीकरण के बारे में पता चल जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन जुड़ना वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का विस्थापन होना वो आपका कहलाता है अवकरण। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप। और ऑक्सीकरण का परिभाषा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है आपका, NO2 का धुआं किस रंग का होता है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं है वह किस रंग का होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं जो है वो आपका भूरा रंग का होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूरा रंग का होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन 17 का सवाल है आपका, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? हम सब जानते हैं कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए हम लोग चूना का उपयोग करते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है ये हमें जानना होगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा CaOH2। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कली चूना यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, जिसका हम शुष्क चूना कहते हैं, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। जब भी हम CaO यानी कि कली चूना का जैसे ही पानी में डालते हैं तो आप सामने देखा होगा, जब हम घरों में पेंट करने के लिए चूना बाजार से लेके आते हैं और उस चूना को जब पानी में डालते हैं तो वो उबलने लगता है, बहुत ही तेज़ी से उबलने लगता है। अगर उस उबलते हुए चूने पे हम हाथ डाल दें तो हमारा हाथ भी जल सकता है, इतना तेज वो उबलता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा क्या हो रहा है? निकल रहा है। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा निकलना या ऊर्जा उत्पन्न करना, ये दोनों ही बात सेम है। तो ऊष्मा जिसमें उत्पन्न हो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और ऊष्मा का जिसमें शोषण हो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो
क्या होता है इसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब आते हैं 19 नंबर का सवाल में। लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है। अब लोहे में जंग लगता है, आप सबने देखा होगा, तो वो किस रंग का होता है, जब जंग चढ़ जाता है उसमें तो किस रंग का होता है, तो वो आपका भूरा रंग का होता है। ठीक है, आप सबने ये भी देखा होगा कि भूरा रंग पड़ जाता है उस पर। चलिए अब आते हैं 20 के सवाल पे। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको हम लोग समझते हैं। संक्षारण का कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है। संक्षारण जंग, तांबे में भी जंग लग जाता है। जब तांबे में जंग लगता है तो वो किस आकार का होता है, वो आपको बताना होगा। क्या वो लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है या भूरा होता है। तो जब भी तांबे पर आपका जंग लगता है तो वो आपका हमेशा हरा रंग का होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हरा रंग का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस सेशन का, इस वीडियो का। और अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और आगे आपका अगर संचारण, जैसे कि मैंने अभी संचारण वर्ड का प्रयोग किया था, तो संचारण के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि संचारण होता क्या है। देखिए, संचारण की परिभाषा को समझते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित हो जाती है, अर्थात उनमें जंग लगने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम संचारण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के उदाहरण है। ये था आपका संचारण की परिभाषा, और ये था आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सेशन का। ठीक है, चैप्टर 1 का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इसमें बताया है। और अभी अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, आज का सेशन इतना तक ही हम रखते हैं। आई होप आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में एक्सप्लेन करने का कोशिश हम करेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड नहीं हो गए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और इस वीडियो का PDF को आप मिल सकते हैं वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपना अच्छा नोट बना सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। आप लोग अपना स्टडी करते रहिए और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए। सो टेक केयर ऑल।